हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनु सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए हाथों में ऊन सिलाई लिए कुछ बुन रही थी और उस ऊन का गोला फर्श पर गिरा हुआ था। तभी अंजना कॉलेज से घर आती है और सोफे की तरफ बढ़ती है कि तभी उसके पैर जमीन पर पड़े उस ऊन के गोले में उलझ जाते हैं और वो परेशान होकर बोलती है, अरे माँ, आप कौन से जाले बुनने बैठी हो? आपके इन ऊन के जंजाल में मेरे पैर तो फंस कर ही रह गए हैं। माँ, निकालो इन्हें। हाय राम, मेरे नए ऊन के गोले का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। अरे तेरे लिए ही गरम स्कार्फ बुन रही थी, सर्दियाँ जो आ गई है, पर तूने तो हाय कितनी बुरी हालत में उलझाया है इसे। हे भगवान, ये सर्दियाँ अपने साथ इतनी सरदर्दी क्यों लेकर आती हैं? रुक जा एक जगह, नाच मत इधर उधर, वरना बचा खुचा भी उलझ जाएगा। अरे आप कैसी माँ हो? ऊन उलझा है वो दिख रहा है, मैं ऊन में उलझी हूँ ये नहीं दिख रहा आपको? जल्दी करो और इन्हें मेरे पैरों से निकालो ना। कहा ना सीधी खड़ी रह, ये ऊन है, कांटों की झड़ी नहीं जो इधर उधर मटके जा रही है। अब थोड़ी भी हिली ना तो तुझे यूं ही उलझा हुआ छोड़ दूंगी। अरे माँ, मैं इंसान हूँ, स्टैचू नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे ही खड़ी रहूंगी। जिसके बाद अनु उसके पैरों से ऊन को निकालती है। ऐसे ही समय बीतता है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन अंजना और उसकी माँ बाजार जाती हैं। दोनों खरीदारी करती हैं कि तभी अंजना की नजर मूंगफली के ठेले पर जाती है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ सुनो ना, मूंगफली ले लो। सर्दियों में छत पर धूप में बैठकर मूंगफली खाने में आहा क्या मजा आता है। पता है मुझे, इसलिए मैंने छिलकों वाली कच्ची मूंगफली ले ली है, उन्हें खाकर ही मजे लियो अब। अरे माँ, आधा किलो तो ले लो प्लीज। ठीक है, ले लेती हूँ, प्लीज प्लीज मत कर। इतना बोलकर वो दोनों मूंगफली के ठेले के पास जाती है और अंजना बोलती है, 1 किलो मूंगफली देना, आधा किलो गज्जक भी तोल देना। ओहो माँ, मूंगफली और गज्जक के साथ सर्दियों के पूरे मजे लोगी आप भी। ये लीजिए मैडम, 400 रुपए हो गए। 400? अरे भैया, मनचाहा दाम मत लगाओ, जो बनते हैं वो बताओ। अरे मैडम, ये बड़े दानों वाली मूंगफली है और गजक भी तिल वाली है, मैंने कोई ज्यादा दाम नहीं लगाए। ये सर्दियों में मूंगफली के दाम तो ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे सारी महंगाई इन्हीं में समा गई हो। सर्दियों की भी अलग सिरदर्दी है ये लो भैया। इतना कहकर वो उसे पैसे देकर मूंगफली ले लेती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से घर आ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अनु पूरे घर में झाड़ू लगाकर दूसरे काम करने चली जाती है और कुछ ही देर में वो हॉल में आकर देखती है कि अंजना और संजू सोफे पर पसरे हुए मूंगफली खा रहे हैं और पूरे हॉल में मूंगफली के छिलके फैले हुए हैं। ये देखकर वो गुस्से में बोलती है, अरे मेरी गुणवान औलाद, कभी अपनी माँ पर रहम भी खा लिया करो। अरे इतनी सर्दी में कितनी बार झाड़ू पोछा लगाऊं? ये छिलके फर्श पर क्यों गिराए हैं? माँ, हम इतने पागल नहीं है ना जो फर्श पर मूंगफली गिराएं, इसलिए छिलके गिरा दिए उसके। हाँ हाँ, तुम दोनों पागल थोड़ी हो, पागल तो मैं हूँ जिसने तुम जैसी राक्षस औलादों को जन्म दिया जो मूंगफली ठूस ठूस कर छिलके फैला रही है। इसलिए सर्दियों में मैं छिलके वाली मूंगफली नहीं लेती। सर्दियों में ये मूंगफली के छिलके किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। अरे माँ, इतना बोलकर तो आपने हमारे सर में दर्द कर दिया। आप जाओ, अंजना साफ कर देगी। अच्छा जी, तू ही कर लेना, ठंड के मारे तो कब से सोफे पर चिपका हुआ है, आलस की दुकान कहीं का। चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और ये सारे छिलके उठाकर डस्टबिन में फेंको। दोनों अनु की एक आवाज में झाड़ू लिए सफाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है और सर्दियाँ अपने चरम पर होती हैं। एक दिन संजू अपने दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहा होता है कि अचानक से कार खराब हो जाती है और दोनों अपनी जैकेट की जेब में हाथ घुसाए बाहर निकलते हैं और उसका दोस्त आसपास किसी गैराज को ढूंढने निकल जाता है। तभी एक कार आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है और संजू को ये देखकर गुस्सा आता है कि वो बिना जैकेट से हाथ निकाले कार वाले के पास जाकर बोलता है, अरे ओ आग के अंधे, देखकर नहीं चल सकता क्या? अबे ओ, ज्यादा मत बोल, तुझे दिखता नहीं है क्या? कहीं पे भी कार पार्क कर देता है। अबे चल चल। अबे तू चल ना। अबे एक रख के दूंगा। अरे पहले जैकेट से तो हाथ निकाल, इतनी का ठंड लग रही है जो जबान चला रहा है खाली? हिम्मत है तो हाथ निकाल। क्या यार, सर्दियों में ये अलग से दर्दी है, एक बार हाथ गर्म हो जाए तो बाहर निकालने में मौत आती है। अबे जा,
फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। अबे तू निकल, आया बड़ा। बेचारा संजू सर्दी के मारे अपना हाथ पॉकेट से निकाले बिना ही बहस करता है और कुछ देर बाद वो कार वाला वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अनु गाजर का हलवा बनाती है और रात के खाने के बाद जब अंजना और संजू उठकर जा रहे होते हैं तभी अनु बोलती है, अरे बड़ी जल्दी खा लिया, जो भागने को हो रहे हो, रुको अभी। अरे माँ ठंड लग रही है, खाना तो खा लिया है, अब जाने भी दो ना। हाँ माँ जल्दी बोलो ना, ठंड से कपकपी हो रही है। अरे मेरी नाजुक औलादो, 2 मिनट और रुक जाओगे तो जम नहीं जाओगे। यहाँ बैठो, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। वाह क्या बात है माँ, आपने सर्दी में गाजर का हलवा बनाने की सरदर्दी कैसे ले ली? अरे तू चुप माँ, अब बना ही दिया है तो कमरे में ले आओ, वहीं बैठकर खा लेंगे। रजाई में बैठकर खाने में मजा आएगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से सरक लेते हैं और अनु सबके लिए हलवा लेकर कमरे में जाती है और तीनों बेड पर रजाई में बैठकर आराम से हलवे का आनंद लेते हैं। तभी संजू रजाई में धीरे से गैस का गोला छोड़ता है और अचानक से रजाई से निकलकर बोलता है, बस मेरा तो हो गया, मैं चला। इतना कहकर वो फटाक से निकल जाता है और जब दोनों की नाक में बदबू जाती है तो अंजना बोलती है, आए हाय, अब पता चल रहा है इसका इतना जल्दी कैसे हो गया। माँ मूली का तो सुना था, पर गाजर का हलवा खाकर कौन छोड़ता है? इसके गैस की प्रॉब्लम भी सर्दियों की बड़ी बदबूदार सरदर्दी है। हटो माँ, मैं नहीं झेल सकती ये सिरदर्दी, मैं चली हॉल में। अरे रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। और दोनों ही वहाँ से हॉल की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद छुट्टी के दिन जब अंजना फोन चला रही होती है तो अनु हाथ में ढेर सारे कपड़े लिए वहाँ आती है, जिसे देखकर अंजना बोलती है, अरे माँ इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? चमकाने, चल तू भी कपड़े बदल और काम पर लग जा। इतने सारे कपड़े आपको आज ही चमकाने मतलब धोने हैं क्या? अरे आज धोऊंगी तब जाकर 3 दिन में सूखेंगे ये, चल जल्दी। और अनु के कहने पर अंजना कपड़े धोने में उसकी हेल्प करती है। जैसे ही वो कपड़ों को पानी में डालती है कि तभी अचानक वो चिल्लाकर बोलती है, हराम! अरे ये क्या हुआ, कौन सा करंट लग गया तुझे? अरे माँ ये पानी सीधा फ्रीजर से निकाल कर लाई हो, इतना ठंडा क्यों है? मैं नहीं धो रहे कपड़े। अच्छा जी, तो क्या कपड़े धोने के लिए गर्म पानी लाऊं? ज्यादा कामचोर ना बन और जल्दी हाथ चला और रगड़ रगड़ कर धोइयो, मैल नहीं रुकना चाहिए इसमें। अंजना मुंह बनाते हुए जैसे तैसे कपड़े धोने लगती है और कपड़े धोते धोते 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन कपड़े खत्म ही नहीं होते। तभी अंजना बोलती है, माँ सर्दियों में कपड़े धोना कितनी बड़ी सरदर्दी है, मतलब 1 घंटा हो गया साबुन घिसते घिसते, हाथ सुन्न पड़ गए हैं मेरे, ऊपर से ये मोटे मोटे कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अरे आज तो धूप निकली है, उतनी ठंड भी नहीं है, तब तेरा ये हाल है। मैं तो सर्दियों में ये सरदर्दी हमेशा ही झेलती हूँ, मेरा सोचा है कभी? चल अब हो ही गया है। और जैसे तैसे दोनों कपड़े धोकर सुखा देती है, जिसके बाद रात को खाना खाकर तीनों सोने चले जाते हैं और रात को अंजना अनु के कमरे में ही सो जाती है। तभी आधी रात को सर्दी के मारे अनु के दांत बजने लगते हैं, जिसकी आवाज से अंजना उठ जाती है और बोलती है, माँ बस करो, रजाई में भी सर्दी लग रही है क्या, जो कपकपाहट के मारे दांतों से किट किट कर मुझे सोने भी नहीं दे रही। हाय ये सर्दी की सिरदर्दी, लगता है सर्दियों के साथ ही जाएगी। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। मिश्का एक बहुत ही गुणवान लड़की थी, पर उसका रंग बहुत ही काला था, जिसके कारण लोग अक्सर उसे काली कलूटी कहकर बुलाया करते थे। उसके परिवार में उसके पिता नरेंद्र और माँ कोकिला थी। मिश्का एक समीर नाम के लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी। समीर के परिवार में उसकी विधवा माँ मेनका और छोटा भाई समर था। ऐसे ही समय बीतता है। समीर और मिशिका दोनों ही अपने अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। दोनों परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, पर मिशिका की होने वाली सास को मिशिका के काले रंग से बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी। पर दहेज देखकर और अपने बेटे की जिद के आगे उसका मन ललचा गया था।
कुछ ही समय बाद मिशिका और समीर की शादी हो जाती है। ऐसे ही एक सुबह मिशिका की सास उससे कहती है, अरे ओ काली कलूटी, शाम को कुछ लोग घर पे आ रहे हैं तेरा काला मुंह देखने, तो सारा काम कर लियो अच्छे से और ठीक से तैयार हो जाइयो। जी माँ जी। ऐसे ही शाम को कुछ रिश्तेदार उनके घर आते हैं और मिशिका उनके स्वागत के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और सभी के लिए परोसती है। उसके हाथों का बना खाना खाते ही सभी लोग उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं और उसके रंग का मजाक बनाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ते। और तभी उनमें से एक औरत बोलती है, अरे ओ मेनका, तेरी आंखों पे काला चश्मा लगा है क्या, जो अपने बेटे की शादी इस काली कलूटी से करवा दी? हाँ जीजी, कती सही कह है, ऐसा लग है जिगर तेरी बहू पे काला पेंट कर दिया हो। घर की बत्ती जला कर राखिए, ना तो अंधेरे में नजर भी को नहीं आवे। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मेनका अपनी बेइज्जती के चलते अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और मेनका का छोटा बेटा समर एक आकाशी नाम की लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। आकाशी बहुत ही सुंदर और गोरी चिट्टी होती है। मेनका ये सब देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है और समर से कहती है, अरे ओ नालायक, अब यही दिन रह गया था देखने के लिए जो तू बिन बताए शादी करके इसको घर में ले आया। अरे माँ, जरा अपनी बहू का घूंघट तो उठाकर देखो, कितनी सुंदर और गोरी है। देखते ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका। और ये भाभी की तरह काली कलूटी नहीं है। वाह रे मेरे लाल, क्या बहू लेके आया है तू, ये तो एकदम चांद है, चांद। कहा था ना मैंने, गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका। मेनका समर और उसकी पत्नी का घर के अंदर स्वागत करती है। आकाशी के आ जाने की वजह से मिशिका की सास अब उसे और भी ज्यादा परेशान किया करती। वो बात बात पर मिशिका के रंग को लेकर उसकी तुलना हमेशा आकाशी से किया करती थी। बेचारी मिशिका चुपचाप घर का सारा काम करती। उसकी हालत नौकरों से भी बदतर हो चुकी थी। तो वहीं आकाशी सारा दिन बस महारानियों की तरह सज धज कर पलंग पर बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन मेनका अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है, बेटा आकाशी, कहाँ है तू? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला दे। मिशिका जैसे ही अपनी सास की आवाज सुनती है, वो तुरंत एक गिलास पानी लेकर उसके पास चली जाती है और कहती है, माँ जी, लीजिए पानी। क्यों रे कल्लो माई, तुझे अच्छी बहू बनने का ज्यादा शौक है क्या? वो माँ जी, आपको प्यास लगी थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही पानी दे दूँ आपको। हट यहाँ से, तेरी कलमुही जैसी शक्ल देख के मेरा दिमाग ही हिल जाता है। माँ जी, अगर मैं काली हूँ तो इसमें भला मेरी क्या गलती? हाँ हाँ, अब तक जवान भी लड़ाने लग गई, काली भैंसिया। तभी वहाँ समीर आ जाता है और गुस्से से अपनी माँ को बोलता है, माँ, आपको किसने हक दिया मेरी बीवी से ऐसे बात करने का? आहा, बड़ा दर्द हो रहा है बीवी के लिए। हाँ होगा ही, क्या किया है इसने ऐसा जो सुना रही हो फालतू में? अरे जब मैंने अपनी गोरी बहू से पानी मांगा तो इसने क्यों दिया मुझे पानी? इसकी काली शक्ल देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। मिशिका, अब से तुम माँ का कोई काम मत करना, और ये तुमसे मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन मेनका जब मार्केट से घर आती है तो कहती है, अरे मेरी छोटी बहू आकाशी, कहाँ है तू बेटा? क्या हुआ माँ जी? ये देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। वाह मम्मी जी, थैंक यू। वैसे मम्मी जी, आप दीदी के लिए कुछ नहीं लाई? अरे उस काली भैंसिया पे कुछ भी अच्छा लगता है जो वो ये सब पहनेगी? अरे तू ही पहना कर, ये सब तेरे लिए ही बना है। मिशिका छुपकर उनकी सारी बात सुन लेती है और उसका मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और आकाशी को
अपनी भाभी के साथ होता ये व्यवहार देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास को कई बार समझाने की कोशिश करती है, मगर मेनका उसकी बात मानने को कभी तैयार ही नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास को सबक सिखाने के लिए सोचती है और एक दिन जब मिशिका बाजार चली जाती है तो उसकी सास की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वो अपनी छोटी बहू को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ काशी बहू, कहाँ है तू? क्या है माँ जी, बोली, क्यों चिल्ला रही है तब से? अरे बेटा, मेरी दवाई तो दे दे। मैं कहाँ से दूँ? मेरे हाथों पर नेल पेंट लगा है, आप खुद ही ले लो। अरे मैं यहाँ दर्द से पड़ी हूँ और तुझे इस नेल पेंट की पड़ी है। हाँ तो आपको भी तो अपनी ही पड़ी है, सारा दिन बस ऑर्डर देती रहती हो। अरे पड़ी पड़ी मोटी हो रही हो, जरा थोड़ा काम कर लिया करो, सारा दिन बस हुक्म चलाती हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की? मैं मिशिका नहीं हूँ जो चुपचाप सब कुछ सह लूं। हे भगवान, अरे मेरे तो करम ही फूट गए जो इस पापन को मेरे घर की बहू बना दिया। करम जली, तेरी जुबान कट के नीचे गिर जाए। कुछ भी बोलने से पहले ना सोच लीजिए माँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह भगवान को प्यारी हो जाए। थोड़ी देर बाद मिशिका वहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनने के बाद वो आकाशी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। आकाशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ जी से ऐसी बात करने की? रिश्तों की मान मर्यादा को भूल गई हो क्या? अरे माँ जी हमारी माँ समान है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है और तुम उनका तिरस्कार कर रही हो। आज के बाद अगर माँ जी से ऊंची आवाज में बात भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिशिका की बात सुनकर मेनका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मिशिका से माफी मांगती है। मिशिका बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने ना जाने तुझे क्या क्या बोला। हमेशा तुझे तेरे रंग के लिए बोलती आई, लेकिन कभी तेरे गुणों और संस्कारों को नहीं देखा। मुझे एक बात समझ आ गई है, इंसान की पहचान उसके काम और संस्कारों से ही होती है, ना कि उसके रंग से। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप मेरी माँ हो और माँ माफी नहीं मांगती बल्कि आशीर्वाद देती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को प्यार से गले लगाती हैं। साथ ही आकाशी भी उनको ये बताती है कि जो कुछ भी उसने कहा और किया वो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था माँ जी को सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद मेनका अपने दिल से हमेशा के लिए भेदभाव की भावना को खत्म कर देती है और दिल से मिशिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।